एक बार फिर से स्वागत है। घटना चक्र में हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा है उससे जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए जो अभी करने की आवश्यकता है वो है राहत उन तक पहुंचाएं, उन्हें इस आफत से हम निजात दिलाएं, उन्हें हम उनसे बाहर निकालें, उन तक हम पहुँचें, उन्हें हम मदद करें। और इस वक्त शिकायत, इंट्रोस्पेक्शन, चाहे उसके बारे में तमाम कारणों का पता लगाने के लिए समय है। उसको कभी भी किया जा सकता है, उसको 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, जब भी उचित लगे तो किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त की जो ज़रूरत है वो है उन लोगों तक जो फंसे हुए हैं, जो पीड़ित हैं, उन तक पहुंचना। क्योंकि अगर आप उनकी आवाज़ सुनेंगे तो सबसे पहली बात यही साफ हो जाती है कि इस वक्त उन्हें मदद की आवश्यकता है। तबाही का मंजर ये है कि आपका गौरीकुंड में जो बस स्टेशन होता है जहाँ से यात्रा शुरू होती है वो पूरा साफ हो चुका है। वहाँ से लेकर के केदारनाथ मंदिर जी तक बीच बीच में सारे रोड खत्म है, ब्लॉक है जी। और मंदिर के आसपास जितने भी धर्मशाला वगैरह हैं वो सब खत्म हो चुके हैं। अनुमानित जो डेथ है वो लगभग 10 और 15 हज़ार के बीच में। अच्छा, किस तरह की हालत है वहाँ पे? वहाँ हालत क्या, बस कोई घर, कोई आदमी, कुछ नहीं है वहाँ पर, सब खत्म। अच्छा, वहाँ पे किस खाने पीने की किस तरह की बंदोबस्त है? वहाँ प्रशासन के किस तरह की वहाँ पे? कुछ नहीं है जी, वहाँ खाने पीने का साधन सब खत्म। के लोग जहाज में, हेलीकॉप्टर में जो है उनको जो है खाना पीना खिला रहे, जो लोग वहाँ पड़े हैं उनको खा खिला रहे। करीब 170 गाड़ियाँ हमारी निकल चुकी हैं और करीब 1000 के आसपास गाड़ी आने की संभावना अभी है। जो लास्ट टेल है ये मयाली में है, जो डीडीओ साहब हमसे बता रहे हैं। और यहाँ पे घनसाली में हमने बच्चों के लिए, यात्रियों के लिए चिप्स रखे हुए हैं और ठंडा 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और हमारे यहाँ सबके इधर उधर मकान बह गए हैं और सारा नुकसान हो गया। और क्या कहते हैं, राशन पानी सब कुछ बह गया, काफ़ी किताबें बह गई और क्या कहते हैं, हमको अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, बहुत दिक्कतें आ रही है। लगातार 2 दिन की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बड़ी मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है हमें। घर बार बह गए हैं, राशन पानी बह रहा है। अभी सरकार से थोड़ा सा आर्थिक स्थिति के संभालने के लिए मतलब थोड़ा सहायता मिली, 2-3 किलो चावल मिले हैं, 100 ग्राम दाल मिली है। जो सड़क की जनता है, सबसे पहली बात तो ये है भाई साहब कि हम पीड़ित नहीं है। हमारे लिए कोई आकस्मिक नहीं आई बाढ़, जो आप लोगों ने सोच रहे हैं कि बाढ़ आई, बाढ़ नहीं आई। हमको बहाया गया है, हमको बहाया गया है। क्यों बहाया गया हमको? क्योंकि हमने नवंबर दिसंबर से बोल रहे हैं कि सुरक्षा वाल को लगाओ। हमें तो बाढ़ काट ही नहीं सकती थी क्योंकि इतना पानी बहुत पहले भी आता था और आता ही रहेगा। लेकिन जब कोई सुरक्षा दीवार नहीं लगाएगी, वहाँ पे मेरा घर सबसे पहले था, तो वहाँ पे 10 बार डीएम को आते हुए मैंने देखा, 10 बार मैंने विधायक को आते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कुछ भी डिसीजन नहीं लिया। उन्हें अगर प्रशासन है, प्रशासन के आगे तो सारा झुक जाता है। उन लोगों को अगर आकाशगंगा ने जो सीसी सीमेंट जो लगा रखा है, वही अगर आरसीसी सीमेंट जो उन्होंने पहले लगा, वो अगर वो पहले इंदिरावती से लगाते तो शायद हम लोग बच जाते। हमारे साथ कई ऐसे लोग जो फंसे हुए हैं, जिन्होंने जैन टीवी से बातचीत की, खास करके वो भी आपको हम दिखाते हैं। क्यों टीम द्वारा केदारनाथ से बचाकर लाए गए राजकिशोर दी जो आज देहरादून पहुंचे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति है वहाँ की, क्या माहौल वहाँ का है। फिर मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मेरी पत्नी भी गायब हो गई थी, वो पोते के साथ ही थी। तो जब वहाँ पर तो 16 तारीख को उन्होंने दोपहर को खाना खाया। 16 तारीख की शाम को जो थाली परोस करके सामने लाएगी तो एक गिलास हम लोगों ने खा पाया। दूसरा गिलास तोड़ा तो या वो वहाँ के जो धर्मशाला के व्यवस्थापक कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा भागो भागो भागो, पानी आ गया। अब हम सो गए, पानी कहाँ से आ गया? क्या अंकल जी थाली छोड़ दो ये। हमने भी थाली छोड़ी, वहाँ से भागे तो वहाँ क्या दिया, एक बहुत बड़ा पत्थर आके धड़ाम दे हुआ और उसके साथ बारिश और तेज हो गई। वहाँ आकर के किसी और मकान में घुस गया जबरदस्ती, वहाँ भी पानी भर गया। वहाँ से भी हम लोग फिर भागे। फिर ये गायत्री भवन है, वहाँ पर जाके बरामदे में खड़े हो गए। सर्दी बड़ी तेज थी, हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी वहाँ पर। उसके बाद एक पुजारी उसमें रहता था, बहुत छोटा था, इससे जो है 1/3 कमरा होगा मुश्किल से उसका।
तो उसमें हमने उससे रिक्वेस्ट की, हमने उससे कहा, हमने अपना ऑपरेशन वगैरह दिखाया कि मेरे ये आए हुए, मैं इतने साल से बीमार चल रहा हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं आप जो है ऐसे करा दो, मेरे ये ऑपरेशन एक और होना है। वो भी मैंने उसको जब दिखाया तो उस बेचारे को रहम आ गया। नीचे टाट बिछा हुआ था, उस पर हम लोग तब बैठ गए, करीब 15-20 आदमी उसमें बैठे रहे। मेरे साथ मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी, उनका नाम सीता, और जिनकी उम्र करीब 70 साल कम से कम, जो लापता है। मेरे साथ पुत्र वधू थी जिसका नाम गीता मिश्र। गीता, क्या क्या नज़ारा देखा आपने वहाँ, क्या स्थिति बनी? वहाँ हमने देखा 18 तारीख, ये 17 तारीख को एकदम पानी इतना तेज आया कि आदमी को कोई नहीं, यही नहीं सोच सका ये पानी आया कहाँ से। हम तो गिर पड़े थे, हम तो छत पर हमें एक ने 2 आदमियों ने खींच लिया, तो जाकर के फर्स्ट फ्लोर गया, फर्स्ट फ्लोर पर पानी आया, फिर मैं सेकंड फ्लोर पर हम लोग चढ़ गए, तब जाके वहाँ जान बताई। 11-12 फुट की लहर पानी आ रहा था, फर्स्ट मंजिल पर पानी और मलबा आ गया था। रामकिशोर जी केदारनाथ में आई भारी पिल्ले में, जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया है, जो वहाँ का हाल पूरे बहते आंसू से बयां कर रहे थे। देहरादून से संदीप बडोला के साथ कनिष्क सिंह, जैन टीवी। बेहद ही दुखद स्थिति है और शायद इस समय राहत के अलावा और कुछ करना भी ना सिर्फ गैर मुनासिब होगा, बल्कि इसकी तैयारी, इसकी सोच भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानवता के प्रति एक अपराध ही माना जा सकता है। पुष्पेंद्र, देखिए जो बात आप कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि जहां ये जो मेन जगह है, चाहे वो हम केदारनाथ माने या दूसरी जगह माने, उसके सराउंडिंग्स में जो जगह हैं, जहां जैसे हम कह सकते हैं कि देहरादून जो है वो एक स्टेशन हो सकता है, वहां टेम्पररी कैंप्स जो है स्वयंसेवी संस्थाएं लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को दिल्ली से जाना चाहिए, यहां डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों के अलावा बहुत से यूथ जो हैं, इन सब के जाने के बगैर दिलीप साहब ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार तो अपने जो साधन है उनके उस पर काम करती है और उन साधनों पे वो चीजें आंकड़े बताती है। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये तमाम सारे लोग हैं, जैसे उस पुजारी ने उनको जगह दे दी, वो वहां 10 घंटे रुक गए, 10-12 लोग रुक गए। इस तरीके से जो कैंप एरियाज हैं, अभी वहां भी कोई तैयारी नहीं हुई है। यह भी मुमकिन नहीं है कि जिस आदमी को आपने केदारनाथ से बचा लिया है जहाज से, वो कहां लाके रखा गया है, उसका बेस कैंप क्या है। क्या इमीडिएटली उन्हें कपड़ों की जरूरत है, उन्हें दवा की जरूरत है, उन्हें खाने की जरूरत है। अभी आप गेहूं और दाल बांटने से वो बनाएगा काहे पे, न सिलेंडर बह गए हैं, घर ही नहीं है तो वो बताए। तो ये बेसिक चीजें मैं समझता हूं कि दिल्ली से एक बहुत बड़ा टोली मैं समझता हूं कि यूथ की जानी चाहिए, सरकार की नहीं। मैं दिल्ली इसलिए कह रहा हूं कि ये नजदीक है। अगर कोई बेचारा बिहार से आना भी चाहेगा तो उसको पहले बहुत लंबा सफर करना पड़ेगा, यहां से लोग जा सकते हैं और जो बेस कैंप है वहां जाकर के वो दिन रात काम करे और फिर वो टीम दूसरी हो जाए। इस तरीके से तो हो सकता है। और ये सिर्फ मैं समझता हूं सरकार से, महज सरकार से, सरकार के बारे में एक अपनी सीमाएं हैं, समाज अगर ना भी सीमाएं हो, कोई भी दुनिया में ट्रेजेडी और कोई भी दुनिया में बड़ा काम सिविलियंस के मिलाए बगैर नहीं होता। हम ये कहें कि इस देश से गंदगी साफ हो जाएगी, एक आदमी आएगा एनडीएमसी का और सीबी, वो नहीं हो सकता। आदमियों का इन्वॉल्व होना चाहिए, जो समाज है उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऐसी ट्रेजेडी में जितने भी यूथ हैं, मैं कह रहा हूं, और तमाम सारी बातें कहने के बाद मैं फिर कहूंगा, चाहे वो आरएसएस हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, कांग्रेस पार्टी की नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स की जो उनकी एनएसयूआई विंग हो, सीपीआई का जो कैडर हो, ये यूथ लोग हैं, ये लोग एक्टिविस्ट लोग हैं। इन लोगों का वहां जाना बहुत जरूरी है। और ये अगले 24 घंटे 48 घंटे का मामला नहीं है, कम से कम इसमें अगले 1 महीने तक लोगों को लगना पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं कि हो सकता है बहुत सारी जानें बच जाएं, हो सकता है बहुत सारे बीमार लोग बच जाएं, हो सकता है कुछ लोग ठंड से मारे जाएं। तो एक साथ काम करने की बात है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इस समय न धर्म का कोई मामला है, न जाति का कोई मामला है, न राजनीतिक दल का कोई मामला है। इस समय सब वो तमाम जो लोग वहां फंसे हुए हैं, वो अगर बाहर भी आ गए तो उनका भी काम देखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर जहाज ने उनको उठा करके रख दिया है सड़क के किनारे तो उनकी देखभाल कौन करेगा। हम ये कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंचा, सरकारें नहीं पहुंची, ठीक है, वो करोड़ों रुपया दें न दें,
कौन किस पार्टी में, ये कोई इशू नहीं है। किसकी गलती से हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, ये भी इशू नहीं है। ये तमाम सारी बहस इस समय टेलीविजन के ऊपर हो रही हो या इसके बाहर हो रही है, बेमानी है। इस वक्त एक एक जान की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बचाने के लिए चाहे सरकार हो, चाहे आर्मी हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो इन सब के अलावा सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समाज के उस वर्ग की है जो युवा है, जो यूथ है, जो कोऑर्डिनेट कर सकता है, जो तमाम सारी चीजों में इन्वॉल्व रहता है। उसका सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन होगा तो मैं समझता हूं कि जो ट्रेजेडी हो गई है उसको रोक नहीं सकते, लेकिन जो अब सामने खड़ा है उसको कम जरूर कर सकते हैं। जी, सबसे ज्यादा केदारनाथ में सबसे ज्यादा तबाही हुई है और केदारनाथ के जो हालात हैं उस पे हम आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। कभी यहाँ हर और शिव के जयकारे गूंज रहे थे। और बद्री नारायण धाम, एक और केदार शिव जी का धाम, ऊंचे ऊंचे पर्वत पे दोनों धाम प्यारे, दर्शन करने को आते भक्त सारे। एक और बद्री नारायण धाम, एक और केदार शिव जी का धाम, ऊंचे ऊंचे पर्वत पे। कभी ये नगरी हर वक्त शिवमयी हुआ करती थी, दर्शन करने को आते भक्त सारे। लेकिन एक बरसात और तस्वीर पहले से बिल्कुल जुदा। आज यहाँ नाथ तो हैं, लेकिन ये शहर अनाथ हो चुका है। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा है। गेस्ट हाउस, मकान, सभी इमारतें जमीन दोज हो चुकी हैं। जिस और नजर जाती है वहाँ सिर्फ तबाही ही तबाही का मंजर दिखता है। यहाँ अब सिर्फ बचा है तो सिर्फ भोलेनाथ का मंदिर, इसके अलावा सब कुछ तबाह। मंदिर में भी गर्भगृह को छोड़ दे तो उसके अलावा ज्यादातर हिस्सा जमीन दोज हो चुका है। जो बयां कर रहा है यहाँ टूटे प्रकृति के कहर की दर्दनाक कहानी को। घने बादल छटे तो तबाही की जो तस्वीरें सामने आई, उसने आपदा के इस जख्म को और भी गहरा कर दिया। दूर दूर तक सिर्फ केदार घाटी में हुई तबाही के निशान थे, हर और सिर्फ तबाही। प्रकृति की इस विनाश लीला ने केदारनाथ धाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर रामबाड़ा का अस्तित्व ही जैसे खत्म कर दिया। आज रामबाड़ा रुद्रप्रयाग के नक्शे से गायब हो गया है। ये तस्वीरें देवों की इस भूमि पर बरपी देवीय आपदा की दास्तान बाखूबी बयां कर रही है। कहते हैं कि मंदाकिनी नदी की मंद धारा का रौद्र रूप इससे पहले कभी नहीं दिखा। मानो प्रकृति उस दिन सब कुछ छीन लेने के लिए उतावली थी, तभी तो कुदरत भगवान को भी बख्शने के मूड में नहीं दिखा। बाबा केदारनाथ का मंदिर भी भूस्खलन से आए मलबे से पूरी तरह से दब गया। मंदिर के आसपास का इलाका तो मानो यूं लग रहा था जैसे यहाँ कभी मानव का हस्तक्षेप हुआ ही ना हो। प्रकृति की इस विनाश लीला ने आज ना सिर्फ बहुत कुछ छीन लिया है, बल्कि जो जख्म दिया है वो भी काफी गहरा है, जिसके निशान शायद ही कभी भर पाएं। उत्तराखंड डेस्क, जैन टीवी। बेहद ही गंभीर स्थिति है। आपने लोगों की जो बात है वो सुना, आप जो स्थिति है वो तस्वीर के जरिए आपने देखा, और इसीलिए जैन टीवी की तरफ से हमारा ये अपील है कि जो लोग भी जहां सिर्फ इस वक्त मदद पहुंचा सकते हैं, राहत पहुंचा सकते हैं, वो आगे आएं। और उत्तराखंड में तमाम जो लोग हैं जो आज फंसे हुए हैं, जो आज पीड़ित हैं, जिन्हें आज ज़रूरत है, उन तक आप मदद पहुंचाएं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।